नमस्कार दोस्तों। जो पुराने भाजपाई हैं उन्हें इस बात की चिंता बहुत सता रही है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो एनडीए है यानी कि एनडीए गठबंधन है उसकी दशा और दिशा भटक रही है और ये अब उस स्थिति से अलग जा रहे हैं जो कभी एल के अडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में समय में हुआ करती थी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो अभी हाल के 2-3 घटनाक्रम हैं। शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना जैसे पुराने घटक दलों का एनडीए से अलग हो जाना इन भाजपाइयों को परेशान कर रहा है और जो ट्रेडिशनल भाजपाई हैं उनका मानना है कि पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी एल के अडवाणी वाली लाइन नहीं छोड़नी चाहिए और जो घटक दल हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर के जो भाजपा नेता हैं उनका ये मानना है कि अब पार्टी को छोटे छोटे दलों पर निर्भर रहना बंद कर देना चाहिए और पार्टी को अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव अपने दम पर जीतकर बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई है। इसके बाद से मोराल बूस्ट हुआ है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है पार्टी का और सब लोग चाह रहे हैं कि पार्टी अब अकेले अपने दम पर, जैसे कि कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, तो इसे अब छोटे छोटे दलों से पर निर्भरता अपनी ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड आसानी से बदलने वाला नहीं है, इसका बीजेपी को नुकसान भी होगा और एक तरह से देखा जाए कि तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है वो एक तरह से सही भी है, क्योंकि अगर आप इन घटक दलों पर निर्भर रहेंगे तो आप अपने वो वादे पूरे नहीं कर पाएंगे, अपने वो गोल्स, अपने वो टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे जिसका ख्वाब लेकर आप सत्ता में आए हैं या जिसको देखकर जनता ने आपको वोट दिया है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बीजेपी का दूसरे दलों के साथ सहयोग करने का जो क्रम है वो कायदे से 1989 से शुरू हुआ और जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो उसके बाद जो पहला अहम मौका आया बीजेपी के सामने वो 1989 का था, जब वीपी सिंह की सरकार बन रही थी, राजीव गांधी हार गए थे। तो उस समय एल के अडवाणी ने भाजपा की ओर से समर्थन देने का घोषणा की थी वीपी सिंह की सरकार को बनाने में। हालांकि बाद में भाजपा ने समर्थन वापस लिया था तो वो सरकार गिर गई थी और उस समय वीपी सिंह को सपोर्ट देने वालों में कम्युनिस्ट दल भी थे, वाम दल भी थे, जबकि वाम दल और बीजेपी दोनों की आइडियोलॉजी कहीं मैच नहीं करती है। इसके बावजूद अडवाणी ने समर्थन दिया, सरकार बनी और दोनों पार्टनर रहे। खैर उसके बाद स्थितियां बदली और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो 24 घटक दल थे, इसमें 24 दलों का सहयोग लेकर ये सरकार बनी थी और 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग जानते हैं। और इससे पहले जब जनसंघ हुआ करता था, बीजेपी का जो पुराना नाम था जनसंघ हुआ करता था, तो इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, जब सारे दल एक हुए थे उस समय भी उन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी और जनसंघ जनता पार्टी सरकार का हिस्सा थी। बहरहाल अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में कई दल ऐसे थे जिनके जुड़ने की उम्मीद भी नहीं थी, वो भी बीजेपी से जुड़ गए। इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी स्वर्गीय जसवंत सिंह, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, सेना से रिटायर होकर पॉलिटिक्स में आए थे, और जॉर्ज फर्नांडिस, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जो बड़े नेता रहे हैं, समता पार्टी बनाई थी जिन्होंने, वो एनडीए के कन्वीनर बने थे, संयोजक बने थे और सभी दलों से बात करते थे। जसवंत सिंह को क्रेडिट इस बात का जाता है कि उन्होंने जयललिता की पार्टी को, एआईएडीएमके की पार्टी को जोड़ा था एनडीए से और ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट था। इसके अलावा कई और दल ऐसे हैं जो लंबे समय से बीजेपी के पार्टनर रहे। सबसे लंबे पार्टनर तो शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना ही थे, जो अभी हाल ही में अलग हुए हैं। जैसे कि अभी बिहार का चुनाव आ रहा है, यहाँ भी एक गठबंधन की और एनडीए की एक अजीबोगरीब रिलेशनशिप नज़र आती है। देखिए नीतीश कुमार जो अब फेस बने हुए हैं एनडीए का, चीफ मिनिस्टर पद के लिए, इन्होंने कभी नरेंद्र मोदी का बड़ा भयंकर विरोध किया था। आपको बताऊं 2013 की शायद ये बात है
जब पटना में एक डिनर पार्टी आयोजित की थी नीतीश कुमार ने, और बीजेपी के नेताओं को उसमें बुलाया गया था, और उस पार्टी को उन्होंने सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया था क्योंकि गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पार्टी में आने वाले थे। और नीतीश कुमार ने ये कह दिया था, ये मैसेज दे दिया था बीजेपी वालों को कि अगर नरेंद्र मोदी इसमें आएंगे, वो तो हिंदुत्व फेस हैं और कट्टरपंथ वाला फेस है बीजेपी का, अगर वो इस डिनर में आ जाएंगे तो अल्पसंख्यक वोट मेरे से छिटक जाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अधिकृत कर दिया था, तो उन्होंने एनडीए को छोड़ दिया था। तो नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो समय समय पर बदलता रहा है। और 2015 का जो विधानसभा चुनाव था, उन्होंने लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा, और उस समय बीजेपी ने उन पर बड़ा प्रहार किया था। आपको बताऊं, अमित शाह ने जनसभाओं में ये कहा था कि अगर जेडीयू और लालू का गठबंधन या कांग्रेस का गठबंधन इनका जीत गया तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, आतिशबाजी होगी। और गिरिराज सिंह ने ये बयान दे दिया था कि जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो पाकिस्तान चले जाएं। इस तरह की बयानबाजियाँ हुई थी। लेकिन 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर जीत कर दिखाया और अकेले सत्ता में आ गए अपने दम पर। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में अपने घटक दलों की काफ़ी वैल्यू रखी। उन्होंने ऐसे शिरोमणि अकाली दल के समर्थन की उन्हें ज़रूरत नहीं थी उस समय, उनके बिना भी काम चल सकता था। इसके बावजूद भी उन्होंने हरसिमरत कौर बादल को सेंटर में मिनिस्टर बनाया, और दूसरे दलों को भी अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो दिए गए जबकि उनकी आवश्यकता नहीं थी। और मेरे ध्यान है कि एआईएडीएम की तो हालत बड़ी ख़राब थी, एआईएडीएम की तो हालत ख़राब थी, और उसके बावजूद भी उन्हें बहुत सम्मान दिया था नरेंद्र मोदी ने उस समय से। लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और 2019 के चुनाव में जिस भारी बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई है, उसके बाद से माइंडसेट चेंज हुआ है पार्टी का। और पार्टी ने सोचा है कि अगर हमें गोल अचीव करने हैं, अगर हमने जो लोगों से वादे किए हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो अगर हमें अचीव करने हैं तो हमें किसी भी दबाव से ऊपर उठना होगा। इसके लिए कई राज्यों में हितों की बलि दी गई है। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना अलग हो गई, बीजेपी जिद पर अड़ गई कि नहीं, हम बड़ा दल हैं तो हमारा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, देवेंद्र फडणवीस को बनाइए। लेकिन शिवसेना इनसे अलग हो गई। और इसी तरीके से झारखंड में सत्ता गंवाई। झारखंड में जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, उसके साथ सत्ता में चल रही थी बीजेपी, लेकिन चुनाव से पहले दोनों के बीच में गठबंधन टूट गया और वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आ, वहाँ पर सरकार बन गई कांग्रेस के समर्थन से हेमंत सोरेन की। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें, स्थितियाँ बदल रही हैं, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने ये ठान लिया है कि जो हमें टारगेट्स हैं, 370 का मामला है, सीएए का मामला है। सीएए के मामले पर तो नीतीश कुमार ने भी विरोध किया था बीजेपी का, और आज वो साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार का। तो नरेंद्र मोदी ने ये स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि अब हमारे जो गठबंधन दल हैं, जो घटक दल हैं एनडीए के, वो अगर हमारी शर्तों पर हमारे साथ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो अपनी राहें अलग कर सकते हैं। इसका नरेंद्र मोदी को फ़ायदा भी हो सकता है, बीजेपी को फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। बहरहाल इसकी पहली परीक्षा होने जा रही है बिहार के आने वाले चुनाव में। देखते हैं क्या होता है। बीजेपी ने फिर से जेडीयू के साथ निभाया है, जबकि जब से नरेंद्र मोदी केंद्र में आए हैं या नेता बने हैं एनडीए के, उसके बाद से ये पहला चुनाव होगा जब नीतीश और ये साथ साथ होंगे। देखते हैं इसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अल्पसंख्यक इन्हें वोट करते हैं या अलग हो जाते हैं, या अल्पसंख्यकों के वोटों के बिना भी नीतीश और बीजेपी की जोड़ी वहाँ जीत कर आती है। बहरहाल ये तो तय है कि नरेंद्र मोदी ने अब 2019 के बाद दोबारा सत्ता में आने के बाद एनडीए की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल ली है, और अब वो करना चाह रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। आप बने रहिए मेरे साथ, हर्ष की बात लाइव देखते रहिए, और जो लोग मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।